नेताओं के दिवालियापन का सबसे बड़ा सबूत है और यह भारत के राजनीति का दुर्भाग्य है। प्रदीप भंडारी, दिवालियापन का सबूत है, लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अगर लोगों को लेना देना नहीं होता तो आप इतने सारे वादे भी नहीं करते। साहिल 10 सेकंड। संगीत रागी जी 10 सेकंड में, उसके बाद प्रदीप भंडारी जी बोलिए। हम समझ सकते हैं आशुतोष का दर्द, अब तो वो भी तो चले गए हैं। अब दूसरी बात, अब रावण की वो जो मृग, वो जो जिसे कहते हैं ना, कंचन की जो मारीची ने धारण किया था, उसके साथ आशुतोष भी तो बहे थे। वो जो आज आशुतोष बड़ी बड़ी बातें आकर के कह रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, ये खेल तो सर उस खेल के हिस्से आप भी थे, ये मत भूलिए। केजरीवाल की राजनीति को जिसको कहते हैं ना ट्रैक्शन देने वाला, ताकत देने वाला आप भी थे। रेवड़ी बांटने की प्रक्रिया आपके समय से शुरू हुई थी, तब आप कहां थे स्वतंत्र पत्रकार महोदय? जरा उस समय भी आप व्याख्या कीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब्सिडी का बजट जो है ना दिल्ली का साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2014-15 में 1555 करोड़ की सब्सिडीज दी गई थी, 15-16 में वो बढ़ के 3018 करोड़ हो गई और 24-25 पे 11,000 करोड़ की सब्सिडीज दी जा रही है। आप बजट के हाल तो देख ही लीजिए। बजट का अनुमान लगाने के पहले 3,000 करोड़ का सरप्लस बजट बताया जा रहा था, उसके बाद वो महिलाओं की योजना आ गई। अब 8,000 करोड़ का घाटे का बजट बन जाएगा 24-25 का, जब अगला बजट आएगा तो प्रदीप भंडारी जी आपकी सत्ता भी आएगी तो आपको घाटे के बजट का सामना करना पड़ेगा और ऊपर से आप भी कुछ नए नए वादे कर रहे हैं, तो मारिश तो सभी साबित हो रहे हैं। तो आशुतोष जी का जो ज्ञान है उनको राजनीतिक एनालिसिस करें, पर पॉलिटिशियंस को क्या मुद्दे उठाने चाहिए क्या नहीं उस पर अवॉइड करना चाहिए टिप्पणी करना, क्योंकि वो भी चुनावी मैदान में उन्हीं अरविंद केजरीवाल के साथ जा चुके हैं और उनके भी चुनावी नतीजे दिल्ली की जनता के सामने हैं। ये एक और लाडकी बहना की स्कीम जो है दिसंबर 2024 के अंदर सबको डिलीवर हुई, तो कृपया करके झूठ मत फैलाइए, सबको स्कीम आने वाली है और आएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं भाई, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, साहिल जी इनने तो रेवेन्यू डेफिसिट करा ही है, पर अगर 2026 करोड़ का शराब घोटाला जो अनुराग ढांडा की पार्टी ने करा, 52 करोड़ का जो शीश महल इन्होंने बनाया, इसमें हम एसआईटी घोषित करेंगे। हमें तो इनके भ्रष्टाचार के जितने पैसे वो ही बचा ले जैसे कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के बचाए थे, तो हम तो दिल्ली को वापस रेवेन्यू सरप्लस में ले आएंगे। कांग्रेस पार्टी में करंट अकाउंट डेफिसिट होता था 6% का, हमने इनके भ्रष्टाचार पे रोक लगाई, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट ट्रैक पे आ गया। ऐसे ही हम अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने वाले। आपने बड़ी बात कही भाई, हिंदुओं की बात करना क्या गुनाह हो गया इस देश के अंदर? जरूरी थोड़ी है रासायल जी की हिंदू की बात को सिर्फ और सिर्फ वोट से देखा जाएगा। हमारे लिए सनातन आस्था की बात है, ये चुनावी हिंदुओं के लिए जो सनातन है वो वोट कितना ऐड होगा, वोट कितना कम होगा, इसीलिए चुनाव के पहले राहुल गांधी जनी उधारी ब्राह्मण हो जाते हैं, चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हो जाते हैं, और जब चुनाव नहीं रहता तो इफ्तार की पार्टीज में जाते हैं। हम तो जब 2 सीट की पार्टी थे तब भी प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करते थे, और आज जब हम लोग तीसरी बार पार्टी में जाना गलत है क्या? श्री राम के मंदिर की बात करते हो, सनातन आस्था की बात करते हैं। 100% अगर आप इफ्तार पार्टी पे सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पे जाते हैं, वोट बैंक करते हैं और कहते हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया एड है, तो गलत है। अगर आप इफ्तार पार्टी के अंदर टोपी पहनते हैं और कहते हैं कि भाई दादी और नानी कहा करती थी कि प्रभु श्री राम के अयोध्या के मंदिर को नहीं बनना चाहिए, तो गलत है। अगर आप इफ्तार पार्टी पर टोपी पहनते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई सनातन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, तो गलत है। अगर आप जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर आलोक शर्मा भी कुछ कहना चाहते हैं कि वहां पे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, तो गलत है। देखिए पहली बात तो ठीक है, आशुतोष जल्दी जवाब दीजिए, फिर आलोक शर्मा जी के पास भी जाना है। मुझे इसमें जवाब देना है। संगीत रागी जी ने मेरे ऊपर टिप्पणी की, मैं तो संगीत रागी जी से कहता हूं देखिए मैंने तो प्रायश्चित कर लिया, अब संगीत रागी कब प्रायश्चित करेंगे आरएसएस को छोड़ के। जहां तक दूसरे लोगों की बात है, देखिए एक बात बड़ी मजबूती के साथ समझ लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में बनने के बाद राम मंदिर का जिक्र कभी नहीं किया। 1984 में पहली बार राम मंदिर का जिक्र है, जबकि कहते लड़ाई 500 साल पुरानी है। और ये आरएसएस के जब दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान पे एक सभा हुई जिसमें बाला साहब देवरस ने कहा था कि भाई इस ताला तो खुलना चाहिए, क्योंकि तब इनको समझ में आ गया। कौन कर रहा है आशुतोष जी? ये भारतीय अरे भैया अरे प्रदीप भंडारी जी सुन लीजिए ना, सबको मौका मिलेगा, आपकी बात सुनी तो उनकी बात सुन लीजिएगा। आशुतोष जल्दी बताइए, चलिए आशुतोष। हम जो है चुनाव को लेके कर रहे हैं क्या? चुप कराइए। आजकल भाजपा में न जाने कौन कौन से प्रवक्ता हो गए बीच में बोल पड़ते हैं। देखिए
तो ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू महासभा के लोगों ने मंदिर को एटलीस्ट जमानत जब्त करवाकर वापस से स्वघोषित पत्रकार करना से तो बेहतर ही है। आपको आगे लगा लेना चाहिए कोट अनकोट प्रो आप प्रो कांग्रेस। प्रदीप भंडारी बात तो सुन लीजिए भाई, सब लोग सुन रहे हैं। प्रदीप भंडारी बात तो सुन लीजिएगा, प्रदीप भंडारी बात तो सुन लीजिएगा। अच्छा तो जल्दी खत्म करिए, आलोक शर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं और अनुराग ढांडा भी हाथ खड़े किए हुए हैं। बोलिए। देखिए प्रदीप हमारे छोटे भाई की तरीके से थोड़ा सुधांशु त्रिवेदी से सीख लेना चाहिए कैसे बोलना चाहिए और वो बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, उससे इफेक्ट होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हिंदू महासभा के लोगों ने रामलला को बाबरी मस्जिद में प्रवेश कराया है ना, अब ये 84 के बाद इनको जब जमीन जब्त हो गई, जब 2 सीटें इनको मिली दिल्ली के अंदर, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तब भगवान राम की याद आई। नहीं तो कहते 500 साल पहले आप क्या कर रहे थे, जब जनसंघ बना था तब क्या कर रहे थे आप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे, 1925 में आरएसएस बना तब क्या कर रहे थे, तब तो आपको भगवान राम की याद नहीं आई, तब तो राम जन्मभूमि की याद नहीं आई, ताला लगा तब आपको याद नहीं आई। आलोक शर्मा याद है क्योंकि चुनावी हिंदुत्व की बात। अरे हमारा हर व्यक्ति जब बीजेपी कह रही है गलत क्या है, कोई भी व्यक्ति ने भाई हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, हम हर चुनाव में उठाएंगे। चलिए प्रदीप भंडारी, आलोक शर्मा की भी बात सुन लेते हैं। आलोक शर्मा जी बोलिए। देखिए मैं बिल्कुल बीजेपी की बात से सहमत हूं कि उनका चुनावी मुद्दा है, हर चुनाव में वो मुद्दे को उठाएंगे। अगर सीरियस होते तो 303 सांसदों वाली पार्टी थी, संसद में बिल ले आते। प्रभुराम से इतनी इच्छा थी तो इनकी इतना ही लगाव था तो, लेकिन अगर ले आते बिल और कहीं पर मंदिर तुरंत उस समय पर बन जाता तो चुनावी मुद्दा समाप्त हो जाता। इनके लिए चुनावी मुद्दा है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। केजरीवाल को जन्म देने वाले आरएसएस और बीजेपी और आरएसएस के एक पिट्ठू थे अन्ना हजारे, वो थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से छोटे रिचार्ज को जन्म दिया। छोटे रिचार्ज ने बड़ा होकर शीश महल बना लिया, मिनी बार बना ली उसके अंदर। अब हालत यह है कि 0 बस खरीदी उसने, 0 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, 0 कॉलेज बनाया, 0 डीडीए से लैंड लेके कॉलेज क्या हॉस्पिटल क्या कुछ नहीं बनाया। आज दिक्कत यह है कि पीएम केयर्स फंड का पैसा खाते हैं। आज दिक्कत यह है कि नोटबंदी जैसा कुकर्म और कांड करते हैं। आज दिक्कत यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा खाते हैं और तो और बीफ कंपनियों से पैसा खाते हैं। राम मंदिर के प्रभु के चंदे को चोरी करके खा जाते हैं और यहां पर बैठकर हिंदुत्व की बात करते हैं। मतलब बीफ कंपनियों से पैसा लेते हैं और यहां पर प्रदीप भंडारी सीट पर बैठ शर्मा जी मारी उछल कर हिंदुत्व की बात करते हैं। दुर्भाग्य ये है, आलोक जी, दुर्भाग्य ये है कि आज चर्चा होनी चाहिए कि 5000 से ज्यादा। अरे चुप रहो ना यार तुम, साहिल यार ये बदतमीज आदमी को चुप करवाओ यार। ए साहिल, जरा शर्मा जी को खत्म करिए, उसके बाद शर्मा जी की बात खत्म करने दीजिए, अनुराग ढांडा को भी बात करनी है। शर्मा जी खत्म करिए। हर आदमी के बीच में बोलता है यार, खत्म होने दीजिए। बोलिए शर्मा जी। सीधी सी बात है, आज के मुद्दे ये होने चाहिए। नहीं आपका समय खत्म हो रहा है, शर्मा जी बोल लीजिए। चलिए 20 से 30 सेकंड है, बोलिए। अरे यार एक महीने तक दिल्ली में स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। पॉल्यूशन का जिम्मेदार कौन है? छोटा रिचार्ज है या बड़े वाला है? 5000 प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, 25,000 टीचर्स की पोस्ट खाली है, 10,000 डॉक्टर्स की पोस्ट खाली है। लेकिन यहां पर बैठकर कहेंगे मारीच को मारीच जी बोल दीजिए इसलिए हमें वोट दे दीजिए। अरे देश में 11 साल से नकली हिंदुत्व की सरकार बैठी हुई है, उसके बावजूद कहते हैं हिंदू खतरे में। जब सिख प्रधानमंत्री थे, मुस्लिम राष्ट्र। चलिए अनुराग ढांडा आपकी बारी और उसके बाद आखिर में प्रदीप भंडारी। नहीं है, भाजपा खतरे में है और केजरीवाल खतरे में है। साहिल जी, केजरीवाल खतरे में है, अनुराग ढांडा। मैं सबकी बात ध्यान से सुन रहा था, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी को बीच में नहीं बोला, मैं सबकी बात सुन रहा था। अब अगर मेरी बात के बीच में कोई बोलेगा तो मान लीजिएगा कि रावण के आदर्शों पे चलने वाला व्यक्ति है, हवन के बीच में विघ्न कर रहा है वो व्यक्ति। आप ध्यान से सुनिएगा, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग, रावण ने क्या किया था, भेष बदल के मां सीता का हरण किया था। सुनिए ना, ये रावण ने भेष बदल के मां सीता का हरण किया था। और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले भेष बदल के दिल्ली के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का हरण करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में लिखा है इन्होंने, कह रहे हैं जरूरतमंदों को शिक्षा फ्री देंगे। अरे भाई सबके लिए शिक्षा फ्री है, दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी स्कूल हैं, तो ये जरूरतमंद कौन है, इन्वर्टेड कॉमास में। जरूरतमंद इनकी नजर में कौन होता है, जिसके पास बाइक है उसको नहीं देंगे, जिसके पास घर है उसको नहीं देंगे, जिसके पास कार है उसको नहीं देंगे, जिसके पास फ्रिज है उसको नहीं देंगे। तो दिल्ली में इसका मतलब किसी को भी फ्री एजुकेशन इनके राज में नहीं मिलेगी। ये कहते हैं जब परीक्षा देने जाएंगे ना बच्चे,
तब उनको बस राइड फ्री दे देंगे। हम कह रहे हैं भाई बच्चे तो रोज जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो हम सबको फ्री देंगे। तो हमने सबको फ्री देने की बात कह रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो में लिखा है रावण को आदर्श मानने वाले लोगों बीच में मत बोलो। दूसरी बात, दिल्ली में हमने क्या काम किया आप पूछ रहे हैं। भाई दिल्ली में जीएसडीपी ग्रोथ जो है 9.17% है, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम 5,13,000 एस्टिमेटेड है इस साल के लिए, सबसे ज्यादा है पूरे देश में। बार बार इन्फ्लेशन जो है 2.81% है, सबसे कम है। नेशनल एवरेज 5.65% है। ये हमने अनुराग, अब जब घाटे में जाएगा बजट 8,000 करोड़ के, तब आप क्या करोगे? बिजली, पानी, सारी सुविधाएं दी। मैं बताता हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे कोई घाटे में नहीं जा रहा साहिल जी। हमारा बजट 3,000, हमारा रेवेन्यू 3,000 करोड़ सरप्लस आज के पहली बार। सुनिए ना, 99 के बाद अब सुनिए, फिर बीच में बोलने लगे। बजट अरे रावण को आदर्श मानने वाले लोगों बीच में मत बोलो, बात पूरी करने दो। रावण को आदर्श मानने वाले लोगों बीच में मत बोलो। आपको दुख होता है कि रावण को ये कह दिया, आखिर का रावण को वो कह दिया। आप मेरी बात सुनिए, बात पूरी होने दीजिए। आपने कहा 11,000 करोड़ रुपए, साहिल जी आपने कहा 11,000 करोड़ रुपए हम लोग अपनी फ्री स्कीम्स में देते हैं। आपने कहा 11,000 करोड़ फ्री स्कीम्स में देते हैं। हमारा बजट है 75,000 करोड़ का, इसलिए देते हैं 11,000 करोड़ हम लोगों को। लोगों का पैसा लोगों को नहीं देंगे तो किसको देंगे? लेकिन आपका रेवेन्यू रिसीट है 80,108 करोड़ का। अभी आप महिलाओं की योजना ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88,266 करोड़ का।